यूपी बोर्ड क्लास 12th का शॉर्ट स्टोरी का अगला चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड, इसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े उसमें ये देखा कि ज़्यादातर फॉरेन राइटर्स थे, अंग्रेज़ लेखक थे। ये इंडियन हैं, भारतीय लेखक हैं। और जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो पाकिस्तान भी भारत में ही था। वहाँ एक प्रांत है पेशावर, वहाँ इनका जन्म हुआ था। अमृतसर वगैरह पंजाब के ये थे, उधर से जुड़े रहे। और ये बहुत ही जाने पहचाने राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ऐसे राइटर को हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं, इंडो एंग्लिकन यानी भारतीय मूल के लेकिन अंग्रेज़ी भाषा में लिखते हैं। इनके कई नॉवेल्स भी बहुत फेमस हैं। द लॉस्ट चाइल्ड इनकी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी रचना जो बड़ी प्रसिद्ध हुई। चाइल्ड यानी बच्चा, लॉस्ट यानी खोया हुआ बच्चा। इस कहानी को पढ़ने से पहले, कहानी थोड़ी सी लंबी है, ढेर सारे इसमें कठिन शब्द भी आएंगे, नए शब्द आएंगे जो तुम लोगों ने भी पहले नहीं सुने होंगे। मेला अब वो स्वरूप नहीं रहा जैसा कि जब ये वर्णन है तब जो स्वरूप था मेले का। बैकग्राउंड समझ लोगे तो ये स्टोरी से जुड़ पाओगे। अब मेला इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि अब हर जगह मार्केट हो गया, हर वस्तु हर जगह हर समय मिल रही है। आज से 40 साल 50 साल पहले ऐसा नहीं होता था। गांव के जो मार्केट्स होते थे वो वीकली मार्केट्स होते थे, साप्ताहिक बाजार लगता था और उसमें महिलाएं नहीं जाती थी, पुरुष जाते थे। तो साल 6 महीने में एक आध बार मेले का आयोजन होता था, कहीं 2-4 गाँव को छोड़कर ऐसे। और वो मेला बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। घर के सभी लोग, मतलब कि बूढ़े बच्चे महिलाएं तक, सबको अनुमति होती थी उसमें जाने के लिए। लोग बड़े आनंद से जाते थे। उन्हें कभी कभार अवसर मिलता था साल में 1-2 बार बाहर निकलने का। गृहस्थी की सारी वस्तुएं भी उस मेले में बिकती थी। अपनी दादी वगैरह से तुम लोग ज़रूर डिस्कस करोगे, मम्मी से भी नहीं, मम्मी भी शायद जुड़ी हो या न जुड़ी हो, मम्मी भी शायद कुछ बता पाएँ। हम लोगों ने भी वैसे मेले बचपन में देखे हैं। औरतें जाती थी तो वो तवा, कढ़ाई, बेलन, चौका, चकला जिसको कहते हैं, रोटी रखने के लिए तब लकड़ी का आता था, कठवत, वो सब चीज़ें खरीदती थी, गृहस्थी की वस्तुएं। वो दुकानें नहीं होती थी इस तरह, मेले में लोग लाते थे, बेचते थे। और बच्चों के लिए अलग अलग। अब लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, पैसे आ गए, मिठाइयाँ विभिन्न प्रकार के, महंगी महंगी मिठाइयाँ। अब तो भाई काजू कतली और पिस्ता रोल की बात होती है। उस समय जलेबी भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, स्पेशली बच्चों और महिलाओं के लिए, क्योंकि उन्हें बाहर जाने की जलेबी बहुत बड़ी चीज़ थी। और मिठाइयाँ वही चीनी की बनी या गुड़ की बनी, नारियल की बनी, थोड़ी बहुत खोए की बनी, अलग अलग रंगों से रंगी मिठाइयाँ, जिन्हें आज हम लोग शायद छूना भी पसंद ना करें क्योंकि पैसा इतना अधिक हो गया, दिखती भी नहीं है, बड़ी बात हुआ करती थी। खिलौने भी बहुत लिमिटेड हुआ करते थे। हम लोगों के बचपन में भी प्लास्टिक नहीं था तो लकड़ी के कुछ गिने चुने खिलौने होते थे। झूले भी बड़े सिंपल हुआ करते थे, वैसे झूले तुम लोगों ने नहीं देखे होंगे। उसे आदमी अपने हाथों से झुलाते थे दौड़कर। एक ऐसे ऊपर नीचे चलता था लकड़ी का और एक ऐसे गोल चलता था, उसमें अलग अलग जानवर लकड़ी के बने होते थे, हाथी, घोड़ा, बाघ, सबकी साइज एक ही होती थी। बीच में से सरिया लगा पकड़ के ऐसे बैठ जाते और उसको 2 आदमी दौड़ाते थे। इस टाइप की चीज़ें होती थी मेले में। अब तो मॉल्स हैं, टेलीविज़न है, फिल्में हैं, सब समाप्त हो गए। तो मेला इस तरह से समझोगे कितना बड़ा ये उत्सव गांव के लोगों के लिए हुआ करता होगा, तब जुड़ पाओ। और भीड़ में खूब खोते थे, बच्चे भी, महिलाएं भी खोती थीं। अक्सर पढ़ी लिखी नहीं होती, वो घूंघट भी करती, उनको दिखता नहीं किसके साथ हैं वो, फिर किसका हाथ छूटा किसका पकड़ा। बच्चे इसलिए खो जाते थे क्योंकि बच्चों का ध्यान भटकते रहता। इतनी ज़्यादा चीज़ें पहली बार देख रहे हैं, घरों में हैं। बचपन में उस समय बहुत ज़्यादा खिलौने भी नहीं हुआ करते थे। बच्चों के पास भी बहुत लिमिटेड चीज़ें थी, खिलौने बहुत कम हुआ करते थे। कुछ लकड़ी की चीज़ें, कुछ मिट्टी विट्टी की चीज़ें, ज़्यादा खिलौने हुआ नहीं करते थे। वो ज़माना नहीं था कि मम्मी पापा ढेर सारे महंगे महंगे खिलौने मंगा के घर में पूरा भर रखे हैं। तो बच्चे होते हैं, पैसे वालों को देखोगे ना, एक एक रूम भरा है बच्चों के खिलौने से, एक एक कमरा। वो युग नहीं था। इवन हम लोगों के बचपन में भी तुम लोग अपने पापा वगैरह से पूछोगे तो बताएंगे साइकिल नहीं थी। साइकिल वॉज अ ग्रेट एडवेंचर बच्चों के लिए। कैंची एक साइकिल एक विधा होती थी। तुम लोग तो कैंची समझोगे नहीं क्या होती थी।
कैंची कुछ यूँ होती थी कि यही बड़ी वाली साइकिल जो पिताजी के दहेज में मिली होती थी। हाँ, हंसने की बात नहीं, वो भी दहेज में सबको नहीं मिलती थी, बहुत संपन्न व्यक्ति को साइकिल दहेज में मिलती थी। साइकिल, घड़ी और रेडियो जिसको मिल जाए, जान लो कि बहुत बड़ा आदमी है। जैसे आज के समय किसी को कार मिल जाए विवाह में तो होता भाई फलाने, बल्कि उतना फर्क भी नहीं पड़ता है। आज तो कार में भी फर्क नहीं है, हेलीकॉप्टर मिल जाए तब, कार भी तो आम बात हो गई, हर गाँव में मिल जाता है। हम लोगों के समय वो साइकिल बड़ी वाली साइकिल, और हम लोग छोटे होते थे, हम लोगों के समय क्लास 8-9 तक लड़के हाफ पैंट पहना करते थे। अब तो बच्चे 1 साल 2 साल के बाद हाफ पैंट नहीं पहन रहे। तो कैंची एक साइकिल होती थी, कैंची जो फ्रेम होता था वो ट्रायंगुलर फ्रेम, तिकोना फ्रेम होता है, उसमें एक टांग दाहिनी डाल देते थे उस पर और इधर बायां, और पूरी बॉडी लटकती थी। और सीट ऐसी नहीं होती थी छोटी सी सीट, इतनी लंबी सीट होती थी चमड़े की बनी। अब वो सीट भी नहीं दिखती, और उस सीट को ऐसे यहाँ कांख के नीचे ऐसे दबा लेते और ऐसे दबा के ऐसे रॉड पकड़ते, और इसी एक हाथ के बल पे पूरी बॉडी का लोड, पूरी बॉडी ऐसे लटकती, और उस तरह से साइकिल सीखी जाती। और वो साइकिल चलाने को भी जिस बच्चे को मिल जाता था वो बड़ा प्रसन्न होता। अपने पिताजी वगैरह से ये बात जाके आज पूछोगे अवश्य, माँ से भी, दादी वगैरह, दादा हों, अपने ना हो तो आसपास हो, पूछना अवश्य। इस पार्ट से जुड़ पाओगे, क्योंकि आज ही पार्ट खत्म नहीं होगा, आज मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ चैप्टर को। ये चीज़ें ऐसी है ना कि घटनाक्रम उस दशा में जब तक पहुँचोगे नहीं तो वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में उस तरह के चित्र बन नहीं पाएंगे, इसलिए बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एडवेंचर था बच्चों के लिए, बहुत बड़ा खेल था साइकिल चलाना, और कई बार हैंडल छोड़ देते थे कैंची में, तो ये उसको बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था, ये तो बहुत अच्छा साइकिल चलाने लगा। गेहूं पिसवाने का काम या सरसों पेरवाने का काम जिस दिन बच्चे को दिया जाने लगता था, बच्चे खुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि गेहूं बीच में लाते थे, फ्रेम के बीच, और पैदल ले जाते थे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर। लेकिन आते समय गेहूं तो छोड़ दिया और साइकिल चलाने को मिल जाती थी। इस चक्कर में छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल के इस तरह 4-4 5-5 किलोमीटर पैदल जाते थे कि साइकिल चलाने को मिलेगी। आज तुम लोग बाइक दौड़ाते हो, इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, इसलिए बता रहा हूँ। आज बच्चे होते हैं, हर छोटी छोटी साइकिल अवेलेबल है, 2 पहिए की साइकिल इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। तब ऐसा नहीं था, छोटी साइकिल्स बनती नहीं थी, हमने देखी नहीं थी। 3 पहिया वाली साइकिल अवश्य होती थी बड़े लोगों के लिए। तो बच्चों के सामने ये बड़ी लिमिटेशंस होती थी, इसलिए मेले का महत्व बढ़ जाता है। महिलाओं के सामने बड़ी लिमिटेशंस होती थी, इसलिए मेले का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उस दिन छूट रहती थी। तो जब ऐसा माहौल होगा तो लोग बहुत ही सुंदर कपड़े पहनेंगे, बहुत ज़्यादा सजेंगे सवरेंगे, भरपूर तैयारी करके लोग बाहर जाएंगे। और गांव में कोई भी उत्सव, हमारे जो भी भारतीय त्यौहार हैं, तुम लोग देखोगे कि वो त्यौहार प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। अक्सर हमारे सारे अच्छे त्यौहार, बड़े त्यौहार फसल कटने के बाद मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के पास संपन्नता आ जाती। भारत कृषि प्रधान देश रहा प्राचीन काल से, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। अब तो भाई समय बदला, औद्योगिक क्रांति हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो लोगों के पास पैसे होते थे खर्च करने के लिए इस तरह। और बहुत पहले जब पैसों का प्रचलन नहीं था तो अनाज होता था, अनाज के बदले लोग सामान लेते थे। बहुत पहले लोग, जैसे तुमने तवा लिया तो उस लोहार को अनाज देते थे बदले में, ऐसा भी होता था पहले। इन बातों को तुम लोग घर पे बाकी चर्चा करना, समझने का प्रयास करना कि दादी कितने दिन के बाद मेला गई थी, विवाह के कितने दिन बाद, तो दादी बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें बदली। अब तो वो होता ही नहीं ना कि दुल्हन लजाए, दुल्हन घूंघट करे, नेवर। विवाह के टाइम पे रोती नहीं है लड़कियाँ। मम्मी दादी बोल के थोड़ा रो ले, लोग क्या कहेंगे, उस वक्त हम बाय बाय करके निकल लें। घूंघट करने का कोई कल्चर नहीं, पहले से देखा हुआ है। अपनी दादी वगैरह से पूछना, दादा वगैरह से पूछना, तुम लोग हंसो भले, कोई बुराई नहीं हंसने में, लेकिन पूछना तो तुम्हारी दादी दादा बताएंगी। दादी क्या बताएंगे जानते हो? पूछोगे तो कहेंगे बुढ़ऊ के तो हम 6 महीना देखबे नहीं के। सिचुएशन वॉज लाइक दैट। दादा होंगे, उनसे तुम लोगों की मित्रता होगी, पूछोगे तो दादा बताएंगे अरे जब बुढ़िया आयल तो हम साल भर होके देखबे नहीं। ऐसी स्थिति थी। इवन अपने दादा से पूछना, तुम लोगों के पिता को वो खिलाए नहीं होंगे गोद में लेके बच्चे को, इतनी लज्जा आती थी। कुछ सामाजिक ताना बाना ऐसा था, लोग अपने बच्चों को गोद नहीं लेते थे किसी के आगे, चोरी छिपे आड़े भले खिला ले, ऐसा था। इन चीज़ों को समझना, जब उस समय की सामाजिक संरचना समझ पाओगे तब इस पाठ से बेहतर तरीके से जुड़ पाओगे। इसमें एक छोटे बच्चे का वर्णन है। बच्चा मतलब उतना बड़ा जो अच्छी तरह से बोल लेता है और अच्छी तरह से चल ले रहा है, दौड़ ले रहा है, यानी लगभग 4 से 5 साल की आयु कल्पना कर सकते हो। और कितने भी संपन्न परिवारों के तुम लोग हो,
पहली बात तो बहुत संपन्न हो नहीं, फिर भी मध्य वर्ग के हो ही सभी लोग, लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी के बहुत कम लोग हो। तो मैं कह रहा हूँ थोड़े संपन्न भी हो तब भी हर इच्छा बच्चों की कोई माता पिता पूरी नहीं कर पाते। तुम लोग अपने बचपन को याद करो, ढेरों ऐसी यादें तुम्हारे मन में बसी होंगी कि तुमने चाहा होगा, माँ बाप ने नहीं दिलाया होगा, कई बार समझाया होगा, कई बार धमकाया होगा, कई बार पीटा होगा। ये होता है, हर युग में होता रहा, हमेशा होता रहेगा। और लगता है बच्चों को कि माँ बाप बहुत वो हैं, ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया। ये भी एक बाल मनोविज्ञान से जुड़ते चलना। अब हम चैप्टर देखते हैं। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity, thick as a swarm of bright-colored rabbits issuing from a warren. They entered the flooded sea of sparkling silver sunshine outside the city gates and sped towards the fair. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his parents' legs, brimming over with joy and laughter. The joyous morning gave greetings and unashamed invitation to all to come away into the fields full of flowers and songs. It was the festival of spring. Spring अर्थात बसंत। बसंत कब होता है? हाँ? अरे भाई फागुन, होली का आसपास का समय। प्रकृति बिल्कुल नई लगती है, पेड़ पौधों को देखो, सब लगता है कि एकदम नए हो गए, नए कोपलें फूटती हैं, नए नए कलियां आती हैं, पत्ते निकलते हैं, पूरी प्रकृति बिल्कुल जीवंत दिखती है। तो ये बसंत का कोई त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, पतली पतली गलियां, एलिस भी वही गलियां, पगडंडियां समझ लो। एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, मानवों का पूरा समूह, बहुत ही प्रसन्न मानवों का झुंड निकल के आ रहा था गलियों से, पगडंडियों से। कहाँ, कैसे? थिक एज अ स्वॉर्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट। सिमिली का प्रयोग देखो। एज अ स्वॉर्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम अ वॉरन। रैबिट देखे हो, खरगोश देखे हो, कितना प्यारा लगता है भाई देखने में ना। वो जो बिल बना के रहता है जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, उसको वॉरन कहते हैं उसके घर। खरगोश, और वो कॉलोनी में रहते हैं। खरगोश हुए, नेवले हुए, रैट्स हुए, ये सब कॉलोनी में, मतलब समूह में रहना पसंद करते हैं ये छोटे जीव। तो ये जब कभी कभार बिल से लगातार निकलते हैं एक के बाद एक, सुंदर सुंदर कान खड़े खड़े, बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे चमकीले चमकीले, तो ऐसा लग रहा है उन पतली गलियों से जब लोग निकल रहे हैं इस तरह झुंड के झुंड, बड़े खुश, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो ऐसा लग रहा है जैसे खरगोश निकल रहा है अपने बिल से एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे लगातार निकलते चले आ रहे हैं। इतना सुंदर और प्यारा सा दृश्य। They entered the flooded sea of sparkling silver sunshine outside the city gates. और सिटी गेट के बाहर जो स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन, यानी सूरज एकदम उगा हुआ है, खूब तेज चमक रहा है, बिल्कुल सिल्वर कलर देखो, ध्यान दिया करो, सनलाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं। वैसे तो 7 रंग होते हैं, तुम लोग साइंस पढ़े हो, जान रहे हो। जब अर्ली मॉर्निंग में सन बिल्कुल राइज करता है तो बिल्कुल ब्लड के कलर का होता है, डार्क रेड, क्रिम्सन कलर, क्रिम्सन उसको इंग्लिश में। धीरे धीरे ऑरेंज हो जाता है, भगवा रंग का। फिर जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, फिर गोल्डन, थोड़ा सा और ऊपर आया, थोड़ा और ऊपर चढ़ा तो गोल्डन, और गोल्डन के बाद बिल्कुल सिल्वर हो जाता है। फिर ऐसे ही डूबते समय भी धीरे धीरे उन्हीं कलर्स में जाता है। कभी देखा है सूर्यास्त? कितने लोगों ने देखा है? ठीक है, नीचे करो। सूर्योदय कितने लोगों ने देखा है? चलो, झूठ मत हाथ उठाओ तुम लोग। कभी देखना, सूर्योदय भी देखना, सूर्यास्त भी देखना, और प्रयास ये करना कि अकेले रहो, कोई बोलने वाला ना हो, तो ढेर सारी चीजें अनुभव कर पाओगे। एंड स्प्रेड टुवर्ड्स द फेयर। तो फ्लडेड, जैसे कि लगता था बाढ़ है, ये बिल्कुल चमकदार सूर्य का प्रकाश, इसमें लगता है जैसे मनुष्यों की बाढ़ आई हुई है, और उसी बाढ़ में आके सब लोग मिलते जा रहे थे। एंड टुवर्ड्स द फेयर, और सब लोग शहर के दरवाजे से होकर मेले की ओर चले जा रहे हैं। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट, बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ लोग चल रहे थे पैदल। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े पर चल रहे थे। अदर सैट, कुछ लोग बैठे थे बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, बांस की गाड़ियाँ या बैलगाड़ियों पर।
यानी जो ज़्यादातर निर्धन लोग थे, पैदल ही थे, बहुत समृद्ध लोग घोड़े पर थे, और जिनको चलने फिरने में बड़ी असुविधा थी, कुछ पैसे खर्च कर सकते थे, तो वो लोग बैलगाड़ियों में या बैम्बू कार्ट्स भी होते थे। बैम्बू कार्ट्स होते ये थे कि पालकी टाइप उसको लोग बिठा के और आदमी ही खींचते हैं या कंधे पे ले जाते हैं, इस तरह की चीज़ों से। यानी हर प्रकार से लोग जा रहे थे और एक ही ओर मेले जा रहे थे सभी के सभी। वन लिटिल बॉय, अब हमारा जो कैरेक्टर है इस पाठ का वो इंट्रोड्यूस हो रहा है पहले ही पैराग्राफ में, उसका परिचय शुरू। एक छोटा सा बच्चा रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स, अपने माता पिता के टांगों के बीच दौड़ रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाई एंड लाफ्टर, ब्रिमिंग ओवर लबालब भरा हुआ। लबालब भरा होना का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो? गिलास ले लो, उसमें पानी भरना शुरू करो, एक पल ये आएगा कि पानी उसके बॉर्डर से भी ऊपर तक भर जाएगा, इसके बाद छलकने लगे, वो कहते हैं लबालब। ब्रिमिंग ओवर, किस चीज से भरा हुआ? लाई एंड लाफ्टर, आनंद से, प्रसन्न। यहाँ लाई मतलब झूठ नहीं भाई, यही देखो LIE लिखा है, तुम लोग अर्थ निकाल लोगे कि झूठ। लाई एंड लाफ्टर फ्रिजल, मुहावरेदार प्रयोग। जैसे अगर कहता हूँ तुम लोग गधे हो, तो इसका मतलब थोड़े ही कि तुम लोग होमोसेपियंस नहीं हो, मनुष्य नहीं हो, बल्कि गधे हो, चार पैरों से चलते हैं। गधे हो मतलब मूर्ख हो, ये एक मेटाफर है। इसी तरह भाई लिटरेचर में अर्थ निकाल लिया करो ना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ तुम लोग कर दोगे। तो बिल्कुल प्रसन्नता से भरा हुआ, अत्यधिक आनंद से लबालब भरा हुआ वो बच्चा दौड़ रहा था। The joyous morning gave greetings and unashamed invitation to all to come away into the fields full of flowers and songs. और ये सुबह आनंददायक सुबह थी, ऐसा लगता था सभी को निमंत्रण दे रही, सभी को आमंत्रित कर रही है, लज्जा त्याग कर। लज्जा किसके लिए शब्द आ रहा है? महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, सयानी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि सभी लोग आ जाओ। अनअशेम्ड लिखा है ना, अनअशेम्ड, बिल्कुल लज्जित मत हो। इनविटेशन ही, निमंत्रण है, सभी लोग आ जाओ। कम अवे इनटू द फील्ड्स, खेतों में आ जाओ। फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स, और ये खेत फूलों से भरे हैं, पूरा पूरा वातावरण ही फूलों से भरा है, मौसम ही वैसा है। एंड सॉन्ग्स, गीतों से भरा है। गीत से कैसे भरा है भाई? इसीलिए कहा कि पूछना जाके घर, कि सारी महिलाएं गीत गाते हुए जाती थी। अब भी बिहार में एक पूजा है, वो बड़ा, बिहार का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा त्यौहार यही है। कौन सा पूजा? छठ पूजा। छठ पूजा की महिलाएं जाती हैं तो गीत गाते हुए। अब वो आ गया डीजे फीजे, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है लोगों को। हाँ भाई, संस्कृति विलुप्त हो रही है। विलुप्त इसलिए हो रही है कि आजकल की लड़कियों को गीत गाना आता नहीं। ये गाना गा दें तो इससे बढ़िया होगा कि भैया गधा बोल ले, सीखा नहीं। नाचना अवश्य आता है, नाचना भैया लड़कों को भी भरपूर आता है, लड़कियों को भी भरपूर। अब इसमें क्यों बताया कि पहले मेले का महत्व क्यों इतना अधिक, क्यों इतनी जनता लगातार समुद्र से तुलना कर रहा है, ओशन से, यानी मानवों का महासागर चल रहा है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को बहुत अवसर नहीं मिलता था, लजाती थी बाहर निकलने में, इसलिए बहुत बड़ा उत्सव होता था। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, arrested by the toys in the shops that lined the way. Called his parents, उसके माता पिता ने बुलाया। कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटा, जल्दी आओ, आ जाओ। क्यों बुलाया? as he lagged behind, lagged behind, धीरे धीरे पीछे छूटना। बच्चा धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। क्यों पीछे छूट रहा था? arrested by the toys in the shops that lined the way. arrested, कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है, arrested। अरेस्ट शब्द जानते हो ना, क्या होता है? गिरफ्तार करना है, जबरदस्ती से पकड़ लिया गया। तो बच्चा भी अरेस्टेड है, किससे? टॉयज, खिलौने देख रहा है। कहाँ? रास्ते के किनारे किनारे दुकानें सजी हैं और खिलौनों से बिल्कुल उसका ध्यान उधर ही उनकी गिरफ्त में आ चुका है। बिल्कुल धीरे धीरे बच्चा, स्पीड स्लो होते जा रही, स्लो होते जा रही। तुम लोग अपने बचपन को ध्यान करोगे तो जुड़ पाओगे, तुम लोगों के साथ भी हुआ होगा। अपने आप तुम्हारे पैर स्लो हो जाते हैं, मम्मी पापा आगे निकलने लगते हैं। तो बुलाया। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew
द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। कितनी मार्मिक बात आ रही है। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, जल्दी से अपने माता पिता की ओर भगा। हरीड यानी जल्दी करना। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो पैर थे वो माता पिता की आज्ञा को मान रहे थे। माता पिता ने कहा जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ, पैर उधर चल दिए। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, लेकिन आंखें अभी भी अटकी पड़ी हैं, भटक रही हैं। यानी बिल्कुल कल्पना करो कि बच्चा ऐसे आगे दौड़ रहा है और ऐसे पीछे खिलौनों की ओर देखते जा रहा है। ऐसा तुम लोगों ने बच्चों को देखा होगा, अब भी देखोगे सड़कों के किनारे तो देख पाओगे। खास तौर से निर्धनों के बच्चों को देखना, कैसे उनकी निगाह टिकी रह जाती है छोटी छोटी चीज़ों पे। ये बड़ी मार्मिक बात है, इसे नोटिस करो। मनुष्य बनने के लिए यह आवश्यक है ऐसी चीज़ों को नोटिस करना। स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, वो खिलौने जो पीछे छूटे जा रहे थे अभी भी उसकी आंखें उसी पर अटकी हुई थी, पैर आगे जा रहे थे। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही वहाँ पहुँचा जहाँ वो लोग रुके थे उसकी प्रतीक्षा में, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, उसके हृदय की जो इच्छा थी उसको सप्रेस नहीं कर सका, अब नहीं दबा सका। इवन दो, हालांकि ही न्यू, जानता था, वेल, बहुत अच्छी तरह से जानता था। क्या जानता था? द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, क्यों इनकी आंखों में वही ठंडी सी बिना भावना वाली, रिफ्यूजल यानी मना करने वाली, जो आंखें उसे घूर के देखेंगे, स्टेयर यानी घूरेंगे, माता पिता जानता था। मुंह से बिना बोले ही आंख दिखा देंगे। देखा है ये आंखें? सभी ने देखी होंगी। ये जानते हुए भी लेकिन इच्छा नहीं दबा पाया। ही प्लीडेड यानी गिड़गिड़ा के बोला, आई वॉन्ट दैट टॉय, वो वाला खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना लेना है। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to catch, said, "Look, child, what is before you?" His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. Tyrants यानी एक तरह से क्रूर, तानाशाह, बड़ी क्रूरता वाली। Familiar यानी जाना पहचाना। पिता थोड़ा सा तानाशाह टाइप का होता है, अब नहीं होता। पहले ऐसा नहीं था, बाप बड़ा खूंखार होता था, बच्चे तो बाप के सामने नहीं पढ़ते थे। ये भी पूछना अपने पिताजी वगैरह से, सामने नहीं पढ़ते थे। अब भी कोई बाप ऐसे हैं, हालांकि विलुप्त प्राय हैं, अब वैसे बाप रह नहीं गए। अब तो मेरी बच्ची है, बिल्कुल मेरे साथ ही सोती है, एकदम कोई मतलब डर ही नहीं बच्चों को, बिल्कुल बाप फ्रेंड हो गया। पहले बाप थोड़ा सा टायरेंट होता था, खूंखार माना। तो वो जो जाना पहचाना लुक था, आंखें लाल करके पिता ने उसको घूरा, लेकिन हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल मेल्टेड यानी पिघली हुई थी, यानी भावनात्मक रूप से काफ़ी उसके अंदर भावनाएं अधिक थी, क्योंकि फ्री स्पिरिट, दिन में बड़ी स्वतंत्रता मिली थी उसको, आज काफ़ी तो बहुत वो प्रसन्न थी, वो स्टैंडर्ड कोमल हो गई थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, अपनी उंगली पकड़ाई, सेड कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, यानी माँ ने इस बार घूरा नहीं, डांटा नहीं, क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, उसे इतनी स्वतंत्रता मिली है, मौसम इतना अच्छा, दिन इतना अच्छा, सभी लोग मिले जा रहे हैं। तो उसने उंगली पकड़ाते हुए बहलाने का प्रयास किया। लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे आगे क्या है। यहाँ तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में